नमस्कार। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बड़े कॉन्सेप्ट्स की तह तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और आर्टिकल्स हैं और मकसद है इन जरूरी विचारों को, जो पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करते हैं, एकदम साफ और सरल तरीके से समझना। हाँ मतलब एक तरह से एक तेज रफ्तार रिवीजन जैसा, है ना? बिल्कुल, एक क्विक रिवीजन, लेकिन काम की बातों पर फोकस रहेगा। सही। ये कॉन्सेप्ट्स जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और फिर लोगों के खर्च करने यानी कंजम्पशन और सेविंग के जो तौर तरीके हैं, ये सब मिलकर इकोनॉमी की एक तस्वीर बनाते हैं। हाँ, तो हम इस तस्वीर के जरूरी हिस्सों को क्या कहते हैं, जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर असल में ये है क्या? हाँ देखो, एग्रीगेट डिमांड आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है एक तय समय में दी हुई कीमतों पर पूरे देश में सभी लोग मिलकर कुल कितना सामान और सेवाएं, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का इरादा रखते हैं। इरादा मतलब प्लान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ध्यान देने वाली बात है इरादा या योजना। ये वो डिमांड है जो लोग सोच रहे हैं, जरूरी नहीं कि उतना ही असल में खरीदें। अर्थशास्त्री इसे एक्स एंटी डिमांड भी कहते हैं। अच्छा, तो जैसे हम किसी एक चीज की डिमांड की बात करते हैं, मान लीजिए कार की, वो मार्केट डिमांड हुई। हाँ। लेकिन जब हम देश में हर चीज और हर सेवा की कुल नियोजित मांग मतलब प्लान्ड डिमांड को जोड़ दें, तो वो बन गई एग्रीगेट डिमांड। एकदम सही। और क्योंकि डिमांड का मतलब सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि खरीदने की क्षमता और योजना भी है, तो ये कुल मिलाकर नियोजित खर्च मतलब प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर ही होगा। परफेक्ट, बिल्कुल यही बात है। ये समझना जरूरी है कि ये प्लान्ड या एक साइंटिक क्यों है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में देखो फैसले उम्मीदों और योजनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ, बात तो सही है। बिजनेस क्या निवेश करने की सोच रहे हैं, लोग कितना खर्च करने का प्लान कर रहे हैं, इसी से आर्थिक गतिविधियां चलती हैं, भले ही अंत में नतीजे थोड़े अलग हों। तो इस कुल मांग में, इस एग्रीगेट डिमांड में आता क्या क्या है, कौन कौन से हिस्से हैं इसके? इसके मुख्य रूप से 4 इंजन हैं, जैसा हमारे सोर्सेज में भी बताया गया है। इंजन, अच्छा। हाँ, पहला है सी यानी कंजम्पशन, मतलब हम और आप जैसे परिवार अपनी जरूरतों और इच्छाओं के लिए जो भी सामान और सेवाएं खरीदते हैं, खाना, कपड़े, फोन, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। हाँ वो भी, सब कुछ। ये आमतौर पर सबसे बड़ा हिस्सा होता है एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, दूसरा? दूसरा है आई यानी इन्वेस्टमेंट। ये वो खर्च है जो बिजनेस नई फैक्ट्री, मशीनें या टेक्नोलॉजी खरीदने पर करते हैं। अच्छा, मतलब भविष्य के लिए। हाँ, ताकि भविष्य में और उत्पादन कर सके। ये आज के मजे के लिए नहीं, कल की कमाई के लिए है। समझ गए। तीसरा? तीसरा है जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार भी तो बहुत खर्च करती है। हाँ, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सरकारी तनख्वाहें। बिल्कुल, ये सब जी में आता है। और चौथा है एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। करेक्ट। हम दुनिया को सामान बेचते हैं, एक्सपोर्ट्स एक्स, और उनसे खरीदते भी हैं, इंपोर्ट्स। इन दोनों का अंतर नेट एक्सपोर्ट्स है। तो पूरा फॉर्मूला बना AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। और अर्थशास्त्री इन चारों को अलग अलग इसलिए देखते हैं क्योंकि शायद इन पर असर डालने वाले कारण अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट। जैसे कंजम्पशन पर लोगों के भरोसे का, कॉन्फिडेंस का असर होता है, इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस के मुनाफे की उम्मीद का, और G पर सरकारी पॉलिसी का। हाँ, और नेट एक्सपोर्ट्स पर दुनिया भर के हालात का, एक्सचेंज रेट का। लेकिन जैसा कि अक्सर शुरुआती मॉडल्स में होता है, और हमारे सोर्सेज भी इसी पर फोकस करते हैं, हम चीजों को सरल रखने के लिए अभी एक बंद अर्थव्यवस्था, एक क्लोज्ड इकोनॉमी मान लेते हैं। अच्छा, जहाँ न सरकार का दखल है, हाँ, जी बराबर 0, और ना ही विदेशी व्यापार। बिल्कुल, एक्स माइनस एम बराबर 0। तो हमारे इस रिवीजन के लिए एग्रीगेट डिमांड का सिंपल फॉर्मूला रह जाता है AD इज इक्वल टू C प्लस I। C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हाँ, यानी कुल नियोजित मांग सिर्फ उपभोग और निवेश के जोड़ के बराबर है। ठीक है, ये सरलीकरण समझने में मदद करता है। तो ये हुई डिमांड की बात, लेकिन डिमांड पूरी करने के लिए सप्लाई भी तो चाहिए। अब एग्रीगेट सप्लाई पर आते हैं, ये क्या भला है? अरे, ये डिमांड का दूसरा पहलू है बस। जैसे एग्रीगेट डिमांड कुल नियोजित खरीद थी, वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई कुल नियोजित बिक्री है। अच्छा। यानी एक तय समय में दी हुई कीमतों पर देश के सारे प्रोड्यूसर मिलकर कुल कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज बेचने की योजना बना रहे हैं। तो ये भी प्लान्ड है, एक्स एंटे? हाँ, ये भी एक्स एंटे है, ये भी अनुमानित सप्लाई। और जब प्रोड्यूसर कुछ बेचते हैं तो बदले में उन्हें पैसा मिलता है, मतलब इनकम होती है। हाँ जी। तो अगर देश में कुल 1000 रुपए का सामान बेचने की योजना है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में 1000 रुपए की आय पैदा करने की योजना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई AS और नेशनल इनकम Y एक ही चीज है? बिल्कुल सही पकड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यही मानकर चलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई AS इक्वल्स टू नेशनल इनकम Y।
AS equals Y। हाँ, क्योंकि उत्पादन से ही आय उत्पन्न होती है। जितनी कीमत का सामान और सेवाएं प्रोड्यूसर बनाने और बेचने की योजना बना रहे हैं AS, उतनी ही आय इनकम Y वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे मजदूर, पूंजीपति इनको देने की उम्मीद कर रहे हैं। दिलचस्प। तो AS equals Y। अब सवाल उठता है कि इस कुल आय Y का होता क्या है? लोग अपनी कमाई का करते क्या है? मोटे तौर पर देखो, लोग अपनी आय के साथ दो ही काम करते हैं। दो ही? क्या? या तो उसे अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च, कंज्यूम कर देते हैं। शॉपिंग? हाँ, या फिर भविष्य के लिए बचा लेते हैं। अच्छा, तो या खर्च या बचत, C या S। बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम के भी दो हिस्से हो गए, कंज्यूमशन और सेविंग। यानी AS इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू C प्लस S। अरे वाह, ये तो बहुत सीधा साधा हिसाब लग रहा है। कमाया हुआ पैसा या तो उड़ाया जाएगा या बचाया जाएगा। हाँ, ये बुनियादी रिश्ता है। अब अगर हम अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें इन C कंजम्पशन और S सेविंग के व्यवहार को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। यहीं पर आते हैं कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। हाँ, ये फंक्शन और प्रोपेंसिटी जैसे शब्द थोड़ी घबराहट पैदा करते हैं सच में। चलिए पहले कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को समझते हैं। ये प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है? अजीब सा शब्द है। प्रोपेंसिटी का आसान मतलब है प्रवृत्ति या झुकाव, टेंडेंसी जिसे कहते हैं। अच्छा, झुकाव। हाँ, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हुआ लोगों का अपनी आय, इनकम के हिसाब से खर्च, कंज्यूम करने का झुकाव या व्यवहार कैसा है। ये इनकम और कंजम्पशन के बीच एक तरह का रिश्ता दिखाता है कि अगर इनकम बदलेगी तो लोग अपना खर्चा कितना बदलेंगे। अच्छा, मतलब ये बताता है कि अलग अलग इनकम लेवल पर लोग कितना खर्च करने की इच्छा रखते हैं। जैसे आमतौर पर इनकम बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन शायद उसी अनुपात में नहीं। इसी पैटर्न को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। एकदम। और इस झुकाव को मापने के दो तरीके हैं, दो तरह की प्रोपेंसिटी हैं। दो तरह की? कौन सी? पहली है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज, औसत। हाँ, ये बताता है कि औसतन आप अपनी कुल आय Y का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर्मूला सीधा है, APC इक्वल्स CY। मान लीजिए आपकी इनकम 100 है और आप 80 खर्च करती है, तो APC इक्वल्स 80/100 इक्वल्स 0.8। मतलब मैं औसतन 80% इनकम खर्च कर रही हूँ। करेक्ट। और दूसरी है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये ज्यादा दिलचस्प है। मार्जिनल मतलब? मार्जिनल का मतलब ही है अतिरिक्त या चेंज। ये बताता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा आप खर्च करते हैं। फॉर्मूला है MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बटा डेल्टा Y, डेल्टा C बटा डेल्टा Y, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम 100 से बढ़कर 200 हुई। यानी डेल्टा Y हुआ 100। हाँ, डेल्टा Y इज इक्वल टू 100 और मेरा खर्चा 80 से बढ़कर 150 हो गया। तो डेल्टा C कितना हुआ? 150 माइनस 80 इज इक्वल टू 70। हाँ, डेल्टा C इज इक्वल टू 70। तो MPC होगा 70 बटा 100 इज इक्वल टू 0.7। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए उसमें से 70 रुपए खर्च कर दिए। ये MPC ही दिखाता है कि अतिरिक्त कमाई को लेकर लोगों का रवैया कैसा है, ज्यादा खर्च करते हैं या बचाते हैं। समझ गई। और ये MPC बहुत काम का है। सोचिए, सरकार टैक्स कम करके लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना चाहती है ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी आए। हाँ, ज्यादा है, मान लीजिए 0.9, तो वो बढ़ी हुई इनकम का 90% खर्च कर देंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी। अच्छा। लेकिन अगर MPC कम है, मान लीजिए 0.4, तो वो ज्यादातर पैसा बचा लेंगे और अर्थव्यवस्था पर असर कम होगा। वाह, ये तो वाकई काम की चीज है। अब अगर खर्च करने की प्रवृत्ति है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो फिर बचाने की प्रवृत्ति भी होगी। सेविंग फंक्शन क्या है? हाँ जी, ये बिल्कुल कंजम्पशन फंक्शन का दूसरा पहलू है, एकदम मिरर इमेज। प्रोपेंसिटी टू सेव यानी इनकम के अलग अलग लेवल पर बचाने, सेव का झुकाव। तो इसके भी APC और MPC जैसे होंगे? बिल्कुल। जैसे कंजम्पशन के लिए APC और MPC थे, वैसे ही सेविंग के लिए भी है। 1. APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, औसतन कुल आय Y का कितना हिस्सा बचाया जा रहा है। फॉर्मूला APS इज इक्वल टू SY। 2. MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जब इनकम बढ़ती है डेल्टा Y, तो उस बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा बचाया जाता है, डेल्टा S। फॉर्मूला MPS इज इक्वल टू डेल्टा S डेल्टा Y प्लस S। तो इन प्रोपेंसिटीज में भी आपसी रिश्ता होना चाहिए, कुछ कनेक्शन। बिल्कुल, वो तो होना ही है, क्योंकि Y इज इक्वल टू C प्लस S। अगर हम पूरी इक्वेशन को Y से डिवाइड करें
तो YY इज इक्वल टू CY प्लस SY। मतलब 1 इज इक्वल टू APC प्लस APS। एग्जैक्टली। मतलब आपकी इनकम का जो हिस्सा खर्च नहीं हुआ APC वो बच गया APS, दोनों मिला के हमेशा 1 होंगे या 100% कह लो। और इसी तरह अगर इनकम में बदलाव डेल्टा Y होता है तो वो या तो खर्चे में बदलाव डेल्टा C लाएगा या बचत में बदलाव डेल्टा S लाएगा। डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। तो अगर इसे डेल्टा Y से डिवाइड करें तो हाँ, तो मिलेगा डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C डेल्टा Y प्लस डेल्टा S डेल्टा Y। यानी 1 इज इक्वल टू MPC प्लस MPS। अरे वाह। हाँ, मतलब आपकी बढ़ी हुई इनकम का जो हिस्सा खर्च हुआ MPC, उसके अलावा बाकी बच गया MPS। दोनों का जोड़ हमेशा 1 होगा। तो अगर हमें पता है कि MPC 0.7 है तो हम तुरंत बता सकते हैं कि MPS 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3 होगा। बिल्कुल, यानी बढ़ी हुई कमाई का 70% खर्च हो रहा है और 30% बच रहा है। ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। कमाल है, ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्या हम इस कंजम्पशन के पैटर्न को एक गणितीय समीकरण मतलब इक्वेशन में ढाल सकते हैं, जैसे किसी सीधी लाइन का समीकरण होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा कुछ? हाँ, अर्थशास्त्री अक्सर ऐसा करते हैं, खासकर सरल मॉडल्स में। इसे कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ये मानता है कि MPC यानी अतिरिक्त आय से खर्च करने की दर वो स्थिर कांस्टेंट रहती है। अच्छा, MPC बदलता नहीं? इस सरल मॉडल में नहीं। इसका स्टैंडर्ड रूप है C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। अरे बाप रे, ये C बार और B क्या है? ये फिर नए अक्षर आ गए। घबराइए नहीं, ये आसान है। देखो, C ये तो हमारा कुल उपभोग है, टोटल कंजम्पशन। C बार इसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग। ऑटोनॉमस मतलब अपने आप होने वाला? हाँ, एक तरह से ये वो कम से कम खर्चा है जो इंसान तब भी करेगा जब उसकी इनकम बिल्कुल शून्य हो। शून्य इनकम पर भी खर्चा कैसे? भाई, जिंदा रहने के लिए खाना पीना, सिर पर छत, ये सब तो चाहिए ही, चाहे उधार लेकर करना पड़े या पुरानी बचत से। ये इनकम पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए ऑटोनोमस है। अच्छा, ठीक है। और B? ये B और कुछ नहीं, हमारा MPC ही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओह, ये MPC है। हाँ, ये बताता है कि इनकम में 1 रुपया बढ़ने पर खर्चा कितने पैसे बढ़ेगा। ये इस लीनियर फंक्शन की ढलान मतलब स्लोप भी है। और Y तो आय का स्तर है, लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, तो समीकरण कह रहा है कुल खर्चा इज इक्वल टू वो खर्चा जो इनकम शून्य होने पर भी होगा C बार प्लस इनकम के साथ बढ़ने वाला खर्चा BY। उदाहरण के लिए, अगर किसी अर्थव्यवस्था में C बार इज इक्वल टू 40 यानी शून्य इनकम पर भी 40 का खर्चा होता ही है और MPC B इज इक्वल टू 0.8 है, हाँ, तो कंजम्पशन फंक्शन बन गया C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। अब अगर हमें पता करना है कि y इज इक्वल टू 100 इनकम पर कितना खर्चा होगा, तो बस y की जगह 100 रख दो। C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 120। बिल्कुल। और Y इज इक्वल टू 200 पर? तो y इक्वल्स टू 100 पर C इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 200 इक्वल्स टू 40 प्लस 160 इक्वल्स टू 200। सही। इस लीनियर फंक्शन से किसी भी इनकम लेवल पर अनुमानित कंजम्पशन निकालना आसान हो जाता है। तो फिर सेविंग का भी ऐसे लीनियर फंक्शन होना चाहिए? C से निकल सकता है? यकीनन, क्योंकि S इक्वल्स टू Y C और C का फॉर्मूला हमें पता है, C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, तो हम सेविंग का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो, S इक्वल्स टू YC, S इक्वल्स टू Y C बार प्लस BY। ब्रैकेट खोलेंगे तो S इक्वल्स टू Y C बार BYC। थोड़ा रीअरेंज करें तो S इक्वल्स टू C बार प्लस Y BY, S इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। अरे वाह, ये सीधा है। इसमें S इक्वल्स टू कुल बचत टोटल सेविंग माइनस C बार, ये क्या है? अच्छा, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का नेगेटिव है। जब इनकम शून्य थी तो जो 40 उधार लेकर या पुरानी बचत से खर्च किए थे C बार, वो असल में -40 की बचत थी, मतलब डिस सेविंग। एग्जैक्टली, वो डिस सेविंग थी। और 1 माइनस B, ये क्या है? 1 माइनस B, अरे हाँ, 1 MPC इक्वल्स टू MPS। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, ये सेविंग फंक्शन की ढलान हो गई। परफेक्ट। और Y आय का स्तर तो हमारे पिछले उदाहरण में जहां C पाई बराबर 40 और B इज इक्वल टू 0.8 था, टू 1 माइनस B इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2 MPS। तो सेविंग फंक्शन बन गया S इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 0.2Y। हाँ, अब इससे सेविंग निकाल कर देखें अलग अलग इनकम पर। हाँ, देखते हैं। Y इज इक्वल टू 100 पर S इज इक्वल टू -40 प्लस 0.2 इंटू 100
इज इक्वल टू -40 + 20 इज इक्वल टू -20। मतलब 20 की डिसेविंग हो रही है क्योंकि खर्चा 120, इनकम 100 से ज्यादा था। सही है। आगे y इज इक्वल टू 200 पर s इज इक्वल टू -40 + 0.2 इंटू 200 इज इक्वल टू -40 + 40 इज इक्वल टू 0। जीरो सेविंग। ये खास पॉइंट है। यहाँ इनकम और खर्चा बराबर थे। y इज इक्वल टू 200, c इज इक्वल टू 200। इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, है ना? बिल्कुल, जहां y सी रहता है वहां s इज इक्वल टू 0 होता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और y इज इक्वल टू 300 पर y इज इक्वल टू 300 पर s इज इक्वल टू -40 + 0.2 इंटू 300 इज इक्वल टू -40 + 60 इज इक्वल टू 20। अच्छा, अब जाकर पॉजिटिव सेविंग शुरू हुई, +20 की बचत, क्योंकि इनकम 300, खर्चे c इज इक्वल टू 40 + 0.8300 इज इक्वल टू 280 से ज्यादा है। एकदम। तो ये लीनियर फंक्शंस हमें c और s के व्यवहार को एक सरल मॉडल में समझने और अनुमान लगाने में मदद करते हैं। बस c बार और b MPC पता हो तो किसी भी इनकम लेवल पर c और s का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। हमने शुरू में एग्रीगेट डिमांड को AD इज इक्वल टू C + I समझा था। C की कहानी तो हमने देख ली। अब इस I यानी इन्वेस्टमेंट पर भी थोड़ी बात हो जाए। इन्वेस्टमेंट क्या है और इसके कौन से प्रकार हमारे लिए जरूरी हैं? देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है अर्थव्यवस्था में नई पूंजीगत संपत्ति, मतलब कैपिटल एसेट्स जोड़ना, जैसे नई मशीनें लगाना, नई फैक्ट्री बनाना, नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना। अच्छा, ये वो खर्च है जो भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ाने या रिटर्न कमाने के लिए किया जाता है। समझने के लिए दो तरह के इन्वेस्टमेंट अहम है। कौन कौन से? पहला है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश। फिर से ऑटोनॉमस, ये C बार जैसा है क्या? हाँ, कुछ वैसा ही। ये वो निवेश है जो इनकम के लेवल या तात्कालिक मुनाफे की उम्मीद से प्रभावित नहीं होता। मतलब इनकम बढ़े या घटे, ये उतना ही रहेगा। हाँ, इस मॉडल में ये एक तरह का बेसलाइन इन्वेस्टमेंट है जो होता ही है, जैसे सरकार का बुनियादी ढांचा बनाना या बिजनेस का कुछ न्यूनतम जरूरी निवेश करना। ये आय से स्वतंत्र माना जाता है। हमारे AD इज इक्वल टू C + I वाले सरल मॉडल में हम इसी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जिसे हम सिर्फ I लिखते हैं और मानते हैं कि ये इनकम के हर लेवल पर स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए I इज इक्वल टू 50, तो वो 50 ही रहेगा चाहे इनकम 100 हो या 1000। ठीक है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश। प्रेरित? किससे प्रेरित? ये वो निवेश है जो अर्थव्यवस्था में गतिविधि बढ़ने यानी इनकम बढ़ने और मुनाफे की उम्मीद, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से प्रेरित होता है। अच्छा, जब कंपनियों को लगता है कि डिमांड बढ़ रही है और ज्यादा माल बनाकर ज्यादा कमाया जा सकता है, तो वो और निवेश करते हैं। ये इनकम पर निर्भर होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। समझ गई। लेकिन हमारे शुरुआती मॉडल AD इज इक्वल टू C + I के लिए ये याद रखना जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान रहे हैं। हाँ, I एक फिक्स्ड वैल्यू है जो इनकम के साथ बदल नहीं रही। ये असलियत का सरलीकरण है, पर शुरुआत के लिए मददगार है। बिल्कुल। ये बुनियादी मॉडल अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को समझने की पहली सीढ़ी है। हाँ जी। तो ये था एग्रीगेट डिमांड AD इज इक्वल टू C + I, एग्रीगेट सप्लाई AS इज इक्वल टू C + S, कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू C बार + BY, सेविंग फंक्शन S इज इक्वल टू -C बार + 1 - BY और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस I का एक फटाफट रिवीजन। हमने देखा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। हाँ, इंटरकनेक्टेड हैं और पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये कि ये सब ज्यादातर प्लान्ड या एक्स एंटे कॉन्सेप्ट्स है। ये दिखाते हैं कि लोग और कंपनियां क्या करने का इरादा रखते हैं। हाँ, प्लान क्या है? बिल्कुल। असल में क्या होता है, मतलब एक्स पोस्ट वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इन इरादों को समझना ही आर्थिक विश्लेषण और नीतियां बनाने का आधार है। बिल्कुल। ये थोड़ा वैसा है जैसे हम महीने की शुरुआत में बजट बनाते हैं जी। वो एक्स एंटे प्लान है। हाँ, और महीने के अंत में देखते हैं कि असल खर्च कितना हुआ, वो एक्स पोस्ट नतीजा है। बिल्कुल सही उदाहरण है। सोचने वाली बात यह है कि जब पूरी अर्थव्यवस्था में लाखों लोगों और हजारों कंपनियों के ये अलग अलग प्लान्स, कितना खर्च करें, कितना बचाएं, कितना निवेश करें, ये सब टकराते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? जी। क्या हमेशा सब कुछ उम्मीद के मुताबिक होता है या अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं? ये आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। सही कहा। वो इक्विलिब्रियम की बात है जो शायद हम आगे कभी डिस्कस करें। उम्मीद है इस बातचीत से मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में मदद मिली होगी। मुझे तो काफी कुछ साफ हुआ। उम्मीद है सुनने वालों को भी ये तेज रफ्तार रिवीजन फायदेमंद लगा होगा।